संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय हो क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपके समक्ष सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपकी परीक्षा 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक होनी है और एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। और जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो परीक्षा के 2 दिन पहले आएगा, क्योंकि उसमें आपको सिटी दे रखा है और एग्ज़ाम सेंटर का नाम अभी नहीं दे रखा है। इसलिए आप सभी परेशान न होइएगा। वो परीक्षा के आपका जिस दिन भी परीक्षा होनी है तो उसके 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो आप वहाँ से एडमिट कार्ड निकालें और परीक्षा केंद्र पर पहुँचें। तो सभी मित्र देखिएगा, आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। तो जितने भी मित्र जो है लाइव आए तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। और आपके समक्ष जो है आज 7 बजे से लाइव वीडियो आपके समक्ष आएगा, 7 बजे से। और प्रतिदिन हम सोचेंगे आपके समक्ष वीडियो लाएं। तो जो है अभी तक स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण हम वीडियो नहीं दे सके और प्रयास कर रहे हैं कि हर दिन आपको एक प्रैक्टिस ज़रूर दें। तो देखिएगा, पद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो पहला पद्यांश जो है लिखा है, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो यहाँ पर बताएगा, अयम माने यह, निजा माने मेरा, निज माने मेरा, परो वेति न पराया, गणना लघुचेत श्याम जो भी कुछ है वो सब हमारा है, और उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम यह मेरा पराया नहीं है, ठीक है। जो भी इस वसुधा में और कुटुंब में जो भी समाहित है वो सब उदार चरित्रों वाला का है, उदार चरित्र वालों का है। तो इसलिए यह बताया, कुटुंब शब्द का अर्थ है क्या, समाज या लड़ाई झगड़ा, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन परिवार, डी ऑप्शन व्यवसाय। तो कुटुंब जो है, जो कुछ जो समाज है वो सब हमारा किस में व्याप्त है। कुटुंब शब्द का जो अर्थ होगा वो हमारा क्या होता है, समाज होता है। तो पहले का हमारा क्या ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही होगा। सही नहीं, परिवार होता है, परिवार। कुटुंब माने होता है परिवार, समाज नहीं होता है परिवार, ठीक है। तो इसका विकल्प सी ऑप्शन सही होगा हमारा, परिवार। कुटुंब शब्द का अर्थ होता है जो परिवार, जो भी परिवार है वो सब हमारा वसुधैव कुटुंबकम पृथ्वी में समाया हुआ है। तो परिवार ऑप्शन होगा, कुटुंब शब्द का अर्थ होता है परिवार, सी ऑप्शन सही होगा एक का। अगला प्रश्न संख्या 2 लिखा है कि उपरोक्त श्लोक में यह मेरा है, यह मेरा, यह पराया। उपरोक्त श्लोक में यह मेरा, यह पराया, इस प्रकार की गणना करने वाले को क्या कहा जाता है, उदार चरित्र वाला या लघु चित्त वाला या शक्तिशाली या महात्मा नाम। तो लिखा है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो जो है दूसरे का हमारा ऑप्शन जो क्या होगा, ठीक है, क्या ऑप्शन सही होगा, अयम निजा परो वेति गणना लघुचेत साम। अयम यह, निज माने मेरा, और परो वेति यह पराया, गणना किसमें की गई है, तो उदार चरिता नाम या लघुचित्त वाला, तो लघुचेत साम, लघुचित्त वालों का। तो दूसरा विकल्प जो है इसका सही होगा, लघुचित्त वालों को जो है इस प्रकार की गणना करने वालों को क्या कहा गया है, लघुचित्त वाला, लघुचेत साम। उदयम निजाम परोवेति गणना लघुचेत साम। तो यह मेरा, यह पराया, इस प्रकार की गणना करने वालों को क्या कहा जाता है, लघुचित्त वाला कहा जाता है। तो इसका बी विकल्प सही होगा। श्लोक में पंक्ति दी थी, अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत साम, तो लघुचित्त वालों को कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 3, जो संपूर्ण वसुधा को अपना कुटुंब मानता है, जो संपूर्ण वसुधा को, ठीक है, बताया तू वसुधैव कुटुंबकम, जो संपूर्ण वसुधा है वो अपना कुटुंब मानता है, वह किस प्रकार का व्यक्ति होता है, उदार चरित्र वाला या लघुचित्त वाला या समाज सेवी या अपने पराय की गणना करने वाला। तो तीसरे का विकल्प कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरे का आंसर दीजिएगा।
तो जो है कुटुंब मानता है वो किस प्रकार का व्यक्ति होता है? तीसरे का उत्तर देना है। तो तीसरे का जो है उदार चरिता नाम, ठीक है, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अपना वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं। तो ये विकल्प इसका सही होगा, तीसरे का ये विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में पर पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो निम्नलिखित में पर पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन वसुधा, बी ऑप्शन में अचला, सी ऑप्शन उर्वी, डी ऑप्शन में जाया। तो जो है चौथे का विकल्प बताना है। तो वसुधा का जो पर्यायवाची नहीं है वो जाया नहीं है, क्योंकि ये पत्नी का आता है, ठीक है, पत्नी का मतलब भार्या का होता है पर्यायवाची। तो इसका डी विकल्प जो है हमारा वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं, बाकी पृथ्वी के पर्यायवाची सभी हैं। तो डी विकल्प इसका सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 4, 5 देखिएगा, प्रस्तुत पद में हमें किस प्रकार की शिक्षा मिलती है? प्रस्तुत पद में हमें किस प्रकार की शिक्षा मिलती है? राष्ट्रीयता की, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में विश्व बंधुत्व की, सी ऑप्शन समाज सेवी की, डी ऑप्शन अपनी पराय की। तो प्रस्तुत पद में हमें किस प्रकार की शिक्षा मिलती है? तो ये आपको बताना है। तो इसमें विश्व बंधुत्व की भावना का परिचय मिलता है, विश्व बंधुत्व की शिक्षा मिलती है। तो बी विकल्प इसका 5वां का सही होगा, बी विकल्प। प्रस्तुत पद में हमें किस प्रकार की शिक्षा मिलती है? विश्व बंधुत्व की शिक्षा मिलती है। तो इसका बी विकल्प सही हो गया। अगला देखिएगा, अगला हमारा अगर ध्यान से लिखा है, न चौरिहारम न चराजिहारम न भ्रांत भाज्यम न च भारिकारी वैकृते वर्ध्यन्ते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। तो लिखा है न चौरिहारम, न चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न च राजहारम, न राजा के द्वारा छीना जा सकता है, न भ्रांत भाज्यम, न भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, न च भारिकार और न भार रूप है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, और व्यय करने पर मतलब खर्च करे पर नित्य प्रत बढ़ती है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, तो विद्या रूपी धन है वो सबसे बड़ा सबसे प्रधान धन है। वही जो है विद्या रूपी धन को न कोई चुरा सकता है, न राजा के द्वारा छीना जा सकता है, न भाई के द्वारा बांटा जा सकता है, न भार स्वरूप है, और नित्य प्रति जो है व्यय करने पर बढ़ती है। ये विद्या रूपी जो धन है वो सबसे बड़ा धन है, ये बताया गया है। तो इसमें इसका क्वेश्चन देखना है, चौरिहारम पद का अर्थ है चोरों के द्वारा ना चुराने योग्य, या भाइयों के द्वारा बांटने योग्य, राजा के द्वारा छीनने योग्य, और चोरों के द्वारा चुराने योग्य। तो ये आपको बताना है क्या ऑप्शन सही हो, ठीक है। तो इसमें बताना है आपको क्या हो जाएगा सही इसका। तो चौरिहारम, तो ए का जो है चोरों के द्वारा चुराने योग्य, ए का डी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 1 का डी विकल्प सही होगा। ये चोरों के द्वारा चुराने योग्य नहीं है, ठीक है। तो 1 का डी विकल्प सही हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 2, सभी धनों में प्रधान धन माना गया है जमीन, सोना, विद्या या आभूषण। तो सर्वधनम प्रधानम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो दूसरा का जो है सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, विद्या रूपी धन जो है सभी धनों में प्रधान धन है। तो सी विकल्प सही हो गया दूसरे का। अगला है प्रश्न संख्या 3, भाइयों द्वारा बांटने या विभाजन योग्य नहीं है क्या? आभूषण, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन विद्या, सी ऑप्शन घर, डी ऑप्शन जमीन। तो सब कुछ बांट सकते हैं, लेकिन जो विद्या रूपी धन है किसी के द्वारा नहीं बांटा जा सकता है। इसका तीसरे का बी विकल्प सही हो गया हमारा। अगला प्रश्न संख्या 4, कौन सा धन है जो व्यय करने पर नित्य बढ़ता है? तो हमने बताया था व्यय कृते वर्धन्ते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो विद्या रूपी धन जो है सदैव व्यय करने पर नित्य प्रति बढ़ता है। तो चौथे का ये विकल्प हमारा सही हो गया।
अगला है उपरोक्त श्लोक में किसकी प्रधानता बताई गई है? परिवार की, बी ऑप्शन चोर की, सी ऑप्शन राजा की, डी ऑप्शन ज्ञान की। तो बताना है ऑप्शन में। तो इसमें जो है ज्ञान की प्रधानता बताई गई है, तो विकल्प हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इसमें ज्ञान की इस श्लोक में न चौर्यारम न च राज्यारम न भ्रांत भाज्यम न च भारिकार व्यय कृते वर्धन्ते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो इसमें ज्ञान की प्रधानता बताई गई है, डी विकल्प इसका सही हो गया। अगला है शिक्षण से संबंधित कुछ प्रश्न देखिएगा जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखना है भाषा शब्द कस्मात् धातो समुद्भूता। तो भास ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में भास और भास भस, तो कौन सी होगी? इसमें भाषा शब्द जो है कस्मात् धातु से लगा करके बनता है। भाषा में किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो एक का ए ऑप्शन सही होगा। इसमें ये भास धातु होती है, वास धातु, तो ए विकल्प सही होगा, एक का ए विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 2, शिक्षण शब्द कस्मात् धातु समुद्भूता। तो शिक्षण शब्द में जो है सीख होगा धातु या शिक्ष धातु या शिक्षण या इच्छ धातु। तो शिक्षण शब्द में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दूसरे का बी विकल्प प्रयोग होगा कि शिक्षण शब्द में जो है शिक्ष धातु का प्रयोग किया जाता है। सभी मित्र जो है वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मित्र नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, दूसरे का बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 3, संस्कृत शब्द कस्मात् धातु निष्पन्ना। तो संस्कृत में कौन सी धातु होती है? संक्री या बी ऑप्शन में क्री धातु, क्रय धातु और सी ऑप्शन में क्री धातु, डी ऑप्शन में सम धातु। तो सम उपसर्ग होता है। तो संस्कृत शब्द में किस धातु का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए? तो तीसरे का सी विकल्प सही होगा। संस्कृत में क्री धातु है, तो सी विकल्प सही होगा। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से लुट प्रत्यय करने पर संस्कृत शब्द बनता है, तो इसमें क्री धातु है संस्कृत शब्द में, क्री धातु, तो तीसरे का सी विकल्प सही होगा। अगला संस्कृत शब्द प्रयुक्त उपसर्ग विशेषः का। तो संस्कृत शब्द में बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका डी विकल्प सही होगा। सम उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, डी विकल्प इसका सही होगा, चौथा का डी विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 5, संपरिभ्याम भूषणे इत्यनेन सूत्रेण किं भवति? सुडागमः या सम उपसर्गा या परिप्रयोगः या भूषण शब्द निष्पत्ति। तो संपरिभ्याम भूषणे इतनेन सूत्रेण किं भवति। तो 5वें का उत्तर देना है। तो सुडागम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ए विकल्प इसका सही होगा हमारा, 5 का ए विकल्प। अगला प्रश्न संख्या 6 में क्या बताया है देखिएगा। 6 में है संस्कृत शब्द प्रत्यय विशेषा का। तो संस्कृत में जो है किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? सत्री प्रत्यय या का प्रत्यय या अत प्रत्यय या तीन प्रत्यय है, मतलब 3 प्रत्यय। तो क्या होगा? संस्कृत शब्द प्रत्यय विशेषा का, 6 का उत्तर देना है। तो इसमें संस्कृत में अत प्रत्यय लगता है, तो इसका और बी विकल्प हमारा सही होगा, 6 का बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न है 7 में क्या बताया है? संस्कृत व्याकरण से प्रतिनिधि ग्रंथा का। तो रुद्राष्टाध्यायी, बी ऑप्शन में लघु सिद्धांत कौमुदी, सी ऑप्शन शब्दानुशासनम, डी ऑप्शन कोऽपि नास्ति। तो संस्कृत व्याकरण से प्रतिनिधि ग्रंथा का, तो 7 का उत्तर देना है। तो 7 का हमारा सी ऑप्शन सही होगा। संस्कृत व्याकरण से प्रतिनिधि ग्रंथा का शब्दानुशासनम, तो जो है इसका 7 का हमारा सी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 8, भाषाया वैशिष्टम न अस्ति। भाषा का वैशिष्ट नहीं है। भाषाया ऐच्छिक प्रयोग या वाचिक प्रतीक व्यवस्था या यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक व्यवस्था या तात्पर्यार्थ रहित व्यवस्था। तो भाषाया वैशिष्टम न अस्ति, 8 का उत्तर देना है। तो 8 का जो है कौन सा? बाकी सभी भाषा के प्रयोग में किए जाते हैं, लेकिन तात्पर्य और अर्थ रहित व्यवस्था का प्रयोग नहीं होता है भाषा में, तो डी विकल्प 8 का सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 9, भाषा शिक्षण से मध्यम विशेष अस्ति। भाषा शिक्षण से मध्यम विशेषा अस्ति। औपचारिक शिक्षणम
ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन आकाश भाषिता, डी सी ऑप्शन में यज्ञ व्यवस्था, डी ऑप्शन कोऽपि नास्ति। तो 9 का उत्तर देना है। तो 9 का जो है भाषा शिक्षणस्य माध्यम विशेषः अस्ति, तो औपचारिक शिक्षणम व्यवस्था, ये जो है भाषा शिक्षण का माध्यम जो है औपचारिक शिक्षणम, ये विकल्प सही होगा 9 का। अगला प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में क्या बताया है, शिक्षण शब्द निष्पत्तों का प्रत्यय। शिक्षण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, लट प्रत्यय या लुट प्रत्यय या क्यूब प्रत्यय या अण प्रत्यय। तो 10 का उत्तर देना है, सभी मित्रों को 10 का दीजिएगा। तो शिक्षण शब्द में लुट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो गया, 10 का बी विकल्प सही हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 11। 11 में क्या होता है, भाषा शिक्षणे प्रामुखेण कति घटकाः सन्ति। तो भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से कितने घटक हैं, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन में 6। तो भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से कितने घटक होते हैं, तो 11 का उत्तर दीजिएगा सभी मित्र। तो जो है 3 घटक होते हैं, ठीक है। भाषा शिक्षण में 3 घटक मुख्यतः होते हैं, तो इसके सी विकल्प सही होगा 11 का। अगला प्रश्न क्या 12। 12 में देखिएगा 12 क्या दिया है, भाषा शिक्षण से समुचित शिक्षण सूत्रमस्ति। तो सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति, आंशिकात् पूर्णम प्रति, काठिन्यात् सारल्यम प्रति या ज्ञात्यात् अज्ञातम प्रति। सूक्ष्मात् सूक्ष्म से स्थूल की ओर, या आंशिक से पूर्ण की ओर, या कठिन से सरल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो भाषा शिक्षण से समुचित शिक्षण सूत्रमस्ति, 12 का उत्तर दीजिएगा। तो जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना भाषा शिक्षण का समुचित शिक्षण सूत्र है, तो इसका डी विकल्प सही होगा, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर, डी विकल्प 12 का सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 13। भाषा शिक्षण से अनुचितम शिक्षणम सूत्रम अस्ति। अनुचित शिक्षण सूत्र क्या है, तो ये बताना है आपको, बताइएगा। 13, तो विश्लेषणात् संश्लेषणम प्रति, या विशिष्टात् सामान्यम प्रति, या प्रत्यक्षात् परोक्षम प्रति, या निश्चितात् अनिश्चितम प्रति। तो भाषा शिक्षण का अनुचित शिक्षण सूत्रम क्या है, तो ये बताना है 13 का। तो 13 का हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, सही बताइएगा। तो जो है विशेष से संश्लेषण की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, लेकिन निश्चित से अनिश्चित की ओर नहीं ले जाया जा सकता। ये भाषा शिक्षण का अनुचित शिक्षण सूत्र है, तो डी विकल्प इसका सही हो गया, 13 का डी विकल्प। अगला प्रश्न क्या 14। सारल्यात् कठिन्यम प्रति इत्यस्य शिक्षण सूत्र से उदाहरणम अस्ति। तो इसका शिक्षण क्या है, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र। विद्यार्थी का संधि विच्छेद किया, विद्या प्लस अर्थी, और विद्या प्लस अर्थी पहले सूत्र का संधि विच्छेद कर दिया, फिर पूर्ण कर दिया, ठीक है। तो अविद्याया अर्थिति तत्पुरुषा कोऽपि नास्ति। जो सरल से कठिन की ओर करना शिक्षण सूत्र का उदाहरण है, 14 का उत्तर देना है। तो 14 का जो है सबसे पहले हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, फिर उसको विद्यार्थी बना के दिखाएंगे, तो इसका बी विकल्प 14 का सही हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग सरल का मतलब उसको जो उदाहरण होगा उसको पहले सरल करेंगे, ठीक है, फिर उसको कठिन की ओर ले जाएंगे। तो उसको विद्या प्लस अर्थी विभाजित कर देंगे, मतलब विभक्त करके उसको ले जाएंगे, ठीक है, संधि विच्छेद करके उसको सिद्ध करेंगे। तो 14 का बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न क्या लास्ट 15। संस्कृत भाषा शिक्षणेषु प्रायः कति सिद्धांता स्वीक्रियन्ते। संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रायः कितने सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, ए ऑप्शन में 4, बी ऑप्शन 47, सी ऑप्शन 21 और डी ऑप्शन 69। तो बताना है 15 का उत्तर दीजिएगा। तो जो है भाषा संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रायः जो कितने सिद्धांत हैं, तो 21 सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। तो आपको 21 सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, आपको सभी को पता होगा, ठीक है। तो 21 सिद्धांत हमारे हैं, ठीक है। जैसे लेखन से पहले भाषण का सिद्धांत, आह्लादभूत वाक्य सांचों के अभ्यास का सिद्धांत, वार्तालाप की प्रमुखता का सिद्धांत, सीखी गई भाषा के लेखन अभ्यास का सिद्धांत, समस्याओं में समाधान का सिद्धांत। तो 21 जो है प्रायः 21 सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। तो हमारा सी विकल्प 15 का सही हो गया। तो सभी मित्रों को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, वहाँ पर आपको PDF हम प्रोवाइड करेंगे। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार संस्कृत, कल फिर मिलते हैं, लाइव आना ना भूलिएगा।
शाम 7 बजे। धन्यवाद।